YouTube channel The House of Economics. I am Samra Khalid and today our lecture topic is the long run cost analysis. First of all, we know about what is long run. Long run is a period in which any firm can change their size of plant, volume of plant and maximum increase in the production, because in the long run all factor are variable. Long run जिसे हम अरसा तवील भी कहते हैं, इसमें बेटा वो टाइम पीरियड होता है, इससे मुराद अरसा तवील से मुराद वो अरसा वक्त होता है जिसमें कोई भी फर्म अपने प्लांट का साइज़, वॉल्यूम, उसका हुजम बहुत मैक्सिमम लिमिट तक उसमें इजाफा कर सकते हैं. वाई? बिकॉज लॉन्ग रन में अरसा तवील में आपके पास इतना मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है, 1 या 1.5 साल आपके पास होता है कि अगर आपकी सप्लाई, आपकी रसद में इजाफा हो भी रहा है तो फर्म अपनी प्रोडक्शन में मैक्सिमम लेवल तक इंक्रीज कर सकती है बाय इंक्रीजिंग इन द वॉल्यूम ऑफ द प्लांट, साइज ऑफ द प्लांट. आप नए वर्कर्स को हायर कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, नई एक्सपीरियंस के साथ आप अपनी प्रोडक्शन में इजाफा कर सकते हैं. यही डिफरेंस होता है शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में. शॉर्ट रन में आप लोग बहुत शॉर्ट टर्म पे प्रे करते हैं कि जिसमें आप सप्लाई में इंक्रीज तो करते हैं लेकिन बहुत लिमिटेड लेवल तक सप्लाई में इंक्रीज होता है. वाई? बिकॉज शॉर्ट टर्म में आपके पास टाइम पीरियड इतना ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा से 2-3 या मैक्सिमम 5 मंथ्स होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लेवल तक कोई भी फर्म अपनी कैपेसिटी को, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी में इंक्रीज नहीं कर सकते. बट ऑन द अदर साइड व्हेन वी टॉक अबाउट लॉन्ग रन एक ऐसा अरसा वक्त होता है जिसमें फर्म जो है वो मैक्सिमम नंबर तक, मैक्सिमम लेवल तक अपनी आउटपुट में इंक्रीज कर सकती है. वाई? बिकॉज लॉन्ग रन में कोई भी फर्म अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकती है, अपने प्लांट के साइज को, उसके वॉल्यूम को और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ प्रे करके अपनी प्रोडक्शन में इजाफा कर सकती है. लास्ट लेक्चर अगर आप मेरा देखेंगे, इफ़ यू सी माई लास्ट लेक्चर अबाउट शॉर्ट रन कॉस्ट एनालिसिस, तो यू कैन सी कि शॉर्ट रन में आपने जो भी कॉस्ट एनालिसिस देखा वो सब यू शेप के थे. अरसा करीर के जो कॉस्ट एनालिसिस है वो सब के सब यू शेप में थे. एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट. ठीक? वाई? बिकॉज शॉर्ट रन में आप लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में प्ले कर रहे होते हैं कि आपके पास कुछ फिक्स फैक्टर्स होते हैं और कुछ वेरिएबल्स फैक्टर होते हैं. आपके पास 2 तरह की कॉस्ट होती है, मुतगैरा मुसारिफ भी होते हैं और मोइना मुसारिफ भी होते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट लॉन्ग रन में बेटा आपके पास तमाम के तमाम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो वेरिएबल हो जाते हैं. इसमें कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बेटा फिक्स नहीं होता, बिकॉज आपके पास टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है. जो फिक्स फैक्टर भी होते हैं, जो मोइना अवामिर भी होते हैं, वो भी मुतगैरा अवामिर में तब्दील हो जाते हैं. यू नो कि आपके पास 4 टाइप्स के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: रैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है? जो शॉर्ट रन होता है उसमें आपका जो कैपिटल होता है वो फिक्स्ड होता है, आपका कैपिटल फिक्स होता है, जो के है वो आपका फिक्स होता है. बट लॉन्ग रन में आपके तमाम जो फिक्स फैक्टर होते हैं वो भी वेरिएबल फैक्टर में चेंज हो जाते हैं. दैट्स वाई बिकॉज आपके पास लॉन्ग रन में टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है. लॉन्ग रन में बेटा आप लोग आउटपुट को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं बाय द चेंज ऑफ द अमाउंट ऑफ फैक्टर. बिकॉज आपको पता है अगर आपको लगता है कि टाइम के साथ साथ आपके डिमांड में इंक्रीज होगा तो आप अपने फैक्टर्स में इंक्रीज करके ज़्यादा सरमाया लगा के, ज़्यादा लेबर लगा के आप अपने आउटपुट में इंक्रीज भी कर सकते हैं. तो लॉन्ग रन में नो कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स फैक्टर, तमाम अवामिर मुतगैरा अवामिर होते हैं, कोई भी फिक्स फैक्टर नहीं होता. दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग रन एंड कॉस्ट रन, बिकॉज लॉन्ग रन में कोई भी आपके पास नो कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स फैक्टर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट आपने शॉर्ट टर्म में जैसे पढ़ा था, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट का, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट इज द कॉस्ट that sum of all costs that any firm bear to produce the output. The same concept is here. LRTC, long run total cost, is the least possible cost at various level of output when all factor are variable. ठीक है? और हमेशा याद रखिए जाए जो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट होती है मीन्स कम से कम मुसारिफ, किसी भी चीज़ को पैदा करने के लिए जो कम से कम मुसारिफ होते हैं, जब आपके तमाम अवामिर मुतगैरा हो तो वो कहती है अरसा तवील के मुसारिफ. और हम याद रखिएगा लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट हमेशा लेस देन होती है शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट से. ठीक है? और लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट
टेंजेंट कैसे बनती है, ये टेंजेंट होती है शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट को, ये उसको इंटरसेक्ट नहीं करती है, ये उसके टेंजेंट बनती है शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट का, ठीक है। और एक बात और याद रखिए, तमाम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको मैंने लिखी हुई चीज़ें कि लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट का जो कर्व है वो स्टार्ट होता है ओरिजिन से, जो आपका एक्स और वाई एक्सिस का जो ओरिजिन होता है उससे स्टार्ट होता है, जबकि आपने शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट देखा होगा वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, वो वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है, वो ओरिजिन से कभी भी स्टार्ट नहीं होता। वाई रीजन बिहाइंड, बिकॉज इन लॉन्ग रन आर फैक्टर्स आर वेरिएबल, सो दैट्स वाई लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व स्टार्ट begin from the point of origin, and long run total cost always less than short run total cost. Okay, now long run cost analysis, this is बेटा अब यहाँ पे देखें, आपको पता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट अब हमने मेजर करनी है। आपको पता है एवरेज का वर्ड जब भी आ जाए तो हम कहते हैं इसे पर यूनिट कॉस्ट, कि किसी भी चीज़ को पैदा करने पर जो पर यूनिट कॉस्ट आ रही है वो होती है एवरेज कॉस्ट। अब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कैसे बनेगी? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट सिंपल, आप लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दें क्यूब पर, ये पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने लॉन्ग रन में 10,000 चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, 10,000 चीज़ प्रोड्यूस करें। अब 10,000 चीज़ पर आपने देखा कि आपके पास 10 लाख रुपीज़ आपके पास टोटल कॉस्ट आई। नाउ अब यू फाइंड आउट द पर यूनिट कॉस्ट, तो आप उन 10 लाख को डिवाइड कर दें 10,000 पर, तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, मीन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। अब आप इसको ड्राइव कैसे करते हैं? हाउ ड्राइव शॉर्ट रन कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व से, ठीक है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को आप कैसे ड्राइव करेंगे? फ्रॉम शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से। देखिए बेटा ये आप ध्यान से इसको देखिएगा। हेयर देयर आर 5 प्लांट्स, फर्म ने 5 प्लांट्स को जो है वो यहाँ इंड्यूस किया। दिस इज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट ऑफ प्लांट 1, this is short run average cost of plant 2, at C point this is short run average cost of plant 3। यानी ये अर्सेक्रीड के 5 प्लांट की एवरेज कॉस्ट आपके पास आई हुई है ABCDE पर, ठीक है। जिस पे फर्म Q1 फर्स्ट प्लांट पे फर्म OQ1 आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, सेकंड प्लांट पे फर्म OQ2 आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, इससे ज़्यादा फर्म नहीं प्रोड्यूस कर सकती है। OQ3 पे फर्म थर्ड प्लांट पे एट C पॉइंट फर्म OQ3 आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है। आप देख रहे हैं कि जब आपने इन तमाम पॉइंट्स के मिनिमम, तमाम शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के मिनिमम पॉइंट को आपस में मिला दिया, आपके पास लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट आ गई, which is the tangent of short run average cost curve and always less than the short run average cost। यहाँ भी देखें long run short run से कम है, here you can see long run short run average cost से below है, लेकिन वो उसको tangent से ये बनती है। याद रखिएगा जब भी आप short run average cost curve के minimum point को आपस में ड्रॉ कर देते हैं तो आपके पास long run average cost curve आ जाते हैं। यहाँ तक आप देख रहे हैं कि OQ3 तक फर्म बहुत अच्छे तरीके से प्रोड्यूस कर रही है। वाई? बिकॉज फर्म की यहाँ तक एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, फर्म फुल कैपेसिटी में काम कर रही है, फर्म की जो कॉस्ट है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। बिकॉज हम लोग इंक्रीजिंग रिटर्न पे काम कर रहे हैं, हमारी कॉस्ट कम आ रही है। जैसे जैसे फर्म आगे जा रही है OQ5 के बाद आप देखिए फर्म की कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गई है। वाई? बिकॉज अब फर्म यहाँ पे डिक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न पे काम करना शुरू हो गया, तो इसे फर्म की जो ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट होगा वो C होगा, OQ3 होगा। वाई? बिकॉज इसके बाद फर्म की अब कॉस्ट में इजाफा होना शुरू हो रहा है, फर्म अब यहाँ पे डिक्रीजिंग रिटर्न पे काम करना शुरू हो गया है। एक बार याद रखिएगा A से लेकर C पॉइंट तक फर्म इंक्रीजिंग रिटर्न पे, कि फर्म जैसे जैसे आउटपुट को ज़्यादा इंक्रीज कर रही है उसकी कॉस्ट में अभी इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं आ रहा, ठीक है, बहुत कम इंक्रीज है कि वो बियरेबल है, फर्म बर्दाश्त कर लेगी। बट आफ्टर द C पॉइंट, इवन डेट आफ्टर द E पॉइंट, फर्म कांट प्रोड्यूस मोर आउटपुट, बिकॉज यहाँ पे अब उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी और फर्म जो है वो डिमिनिशिंग रिटर्न में काम कर रही है। इससे उसका ऑप्टिमम लेवल कौन सा है आउटपुट का? OQ3।
सी पॉइंट, यहाँ पे फर्म की जो कॉस्ट है वो मैक्सिमम है, अब फर्म यहाँ पे उसका जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। ए सी पॉइंट से पहले पहले फर्म इंक्रीजिंग रिटर्न पे काम कर रही है और सी पॉइंट के बाद फर्म जो है वो डिक्रीजिंग रिटर्न पे काम कर रही है। पॉइंट इज हेयर कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व कैसे ड्रॉ होता है, वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कैसे ड्रॉ होता है, वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के तमाम मिनिमम पॉइंट को, ठीक है। तो आपके पास कि शॉर्ट रन एवरेज, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो तमाम मिनिमम पॉइंट्स को आपस में मिलाने से बनता है। इट इज़ अ टेंजेंट ऑफ द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। नाउ द क्वेश्चन इज हियर, जो आपको अक्सर पूछा जाता है कि व्हाई लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज द इनवेरिएबल कर्व, ये क्यों फ्लैटर होते हैं, ये यू शेप की होते हैं लेकिन फ्लैटर होते हैं, इनवेरिएबल होते हैं, ठीक है। इट इनवेरिएबल आर द शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व एंड डोंट एक्सीड शॉर्ट SAC। आप यहाँ देखें, ये देखिए बेटा, ये जो कर्व की शेप है ये इनवेरिएबल टाइप है, यानी यू शेप है लेकिन फ्लैटर है, इनवेरिएबल टाइप ये कर्व्स होते हैं। वाई, इसलिए कि ये जब ये फॉलिंग ट्रेंड रखते हैं तो बहुत देर तक फॉलिंग ट्रेंड रखते हैं। देखिए अभी तक ये इनका फॉलिंग ट्रेंड आ रहा है और आफ्टर द डी पॉइंट इनमें राइजिंग ट्रेंड आ रहा है। वाई, बिकॉज ड्यू टू द इंक्रीजिंग रिटर्न। लॉन्ग रन में आप इंक्रीजिंग रिटर्न पे, रिटर्न टू स्केल पे काम करते हैं, तो दैट्स वाई जो ये लॉन्ग रन के कर्व्स होते हैं ये यू शेप तो होते हैं लेकिन ये फ्लैटर नुमा होते हैं, इनवेरिएबल होते हैं। अब इनवेरिएबल का क्या मतलब है कि ये तमाम शॉर्ट रन कर्व्स के मिनिमम पॉइंट को मिलाने से बना है और हमेशा ये शॉर्ट रन से बिलो होता है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व शॉर्ट रन से बिलो होता है और ये उसके मिनिमम पॉइंट को मिलाने से बना है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द इनवेरिएबल कर्व, ठीक है। और मैं आपको बता दिया कि Q3 इज द ऑप्टिमल पॉइंट है, ठीक है। वाई, बिकॉज उसके बाद जो फर्म है वो डिमिनिशिंग रिटर्न पे जा रही है, उसकी कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गया है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे वो बहुत दोनों एक दूसरे का टेंजेंट बढ़ रहे हैं, शॉर्ट रन भी और लॉन्ग रन में भी वो दोनों, बिकॉज एयर ड्रैप एंड लॉन्ग इज बिकम द टेंजेंट, ये इज बिकम द टेंजेंट ऑफ शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट करवाना था कि यहाँ पे वो शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व का टेंजेंट बन रहा है और यहाँ और इसी पॉइंट पे उसकी जो ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉस्ट है और यहाँ इस पॉइंट के बाद आपका जो डिमिनिशिंग रिटर्न जो है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल स्टार्ट हो जाता है, ठीक हो गया। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट याद रखना है। शॉर्ट रन के जो कॉस्ट कर्व होते हैं बेटा वो यू शेप के होते हैं, ठीक है, और जो लॉन्ग रन के कॉस्ट कर्व होते हैं वो यू शेप के तो होते हैं बट वो फ्लैटर होते हैं। वाई फ्लैटर? बिकॉज वो शॉर्ट रन के कर्व से के मिनिमम पॉइंट को मिलाने से बनते हैं और वो इंक्रीजिंग रिटर्न पे काम कर रहे होते हैं और दैट्स और वो ये इनवेरिएबल टाइप ये कर्व होते हैं, ठीक है। नाउ लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, अब यहाँ पे मैंने मार्जिनल और एवरेज दोनों कॉस्ट कर्व बना दिया। मार्जिनल का मतलब आपको पता है एक कि किसी एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने पे जो फंड की कॉस्ट आती है इट इज़ कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अब लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कैसे बनेगी वो भी बेटा आप शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट के जब पॉइंट्स को ऑप्टिमम पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व बन जाएगी। यहाँ पे हेयर आप देखें ए सी एंड ई पॉइंट को अंडरस्टैंड करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। ये वही है, ये एवरेज कॉस्ट है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, दिस इज शॉर्ट रन एवरेज, दिस इज शॉर्ट रन एवरेज, ठीक है। इन सब के मिनिमम पॉइंट को बनाया, यू हैव लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कम, ओके। नाउ अब बेटा अब आपने शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट का बनानी, ये बेटा यहाँ पे पहले आपने एक ड्रॉ कर दिया, ये मार्जिनल कॉस्ट आ रही है, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट आ रही है फर्म 1 की टू प्रोड्यूस आउटपुट OQ1 हेयर, दिस इज, ठीक है, ओके। नाउ दिस इज मार्जिनल कॉस्ट आ रही है प्लांट 2 की, मार्जिनल कॉस्ट आ रही है टू प्रोड्यूस आउटपुट OQ2, ओके। दिस इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्लांट 3 टू प्रोड्यूस OQ3 आउटपुट, ओके। नाउ बेटा आपने जो ये वर्टिकल ड्रॉ करना है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है OQ1 तक,
आपने ए से नीचे आउटपुट तक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें। आपने ए से नीचे ड्रॉ कर दिया, इधर आपने सी से नीचे ड्रॉ करें, इधर आप ई से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, और वो देखिए वो कहाँ पे मार्जिन कोस्ट कर्व को को इंटरसेक्ट कट कर रही है। यहाँ पे आपकी ये वर्टिकल लाइन जो कोस्ट कर्व की जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ की यहाँ पे नीचे आउटपुट तक, उसे मार्जिन कोस्ट को यहाँ पे कट किया बी पॉइंट पर, यहाँ पर तो सी पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही इक्वल है इस OQ2 पर। तो ठीक है, आपकी लॉन्ग रन मार्जिन कोस्ट और इक्वल मार्जिन कोस्ट और वो जो लॉन्ग रन मार्जिन कोस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट इक्वल है सी पॉइंट पर। तो अब यहाँ पे आप ऊपर, यहाँ पे ये कर्व ऊपर की तरफ आपने ड्रॉ किया है मार्जिन कोस्ट को, तो ये ऊपर की तरफ लाइन ये डी पे आ रही है। तो बेटा ये बी, सी और डी पॉइंट को अब आपस में मिला दो, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके, जो जहाँ पे वो शॉर्ट रन को कट कर रही है वर्टिकल लाइन, उन वाले पॉइंट को आपस में मिला दो। ये पहले एक पॉइंट पर नीचे की तरफ कट करेगी और लास्ट वाले पॉइंट पर ऊपर की तरफ कट करेगी। रीज़न कि पहले आपकी जो कॉस्ट है वो कम आ रही है, मिनिमम कॉस्ट है, जैसे जैसे आप आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस करते जा रहे हैं आपकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। पहले फर्म इंक्रीजिंग रिटर्न पे काम कर रही है कि उसकी कॉस्ट कम आ रही है, एंड देन फर्म जो है वो डिक्रीजिंग रिटर्न पे आ गई कि उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। कॉन्सेप्ट वही है कि बिलो द ऑप्टिमम पॉइंट, OQ2 इसका ऑप्टिमम पॉइंट है, यहाँ पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिन कॉस्ट इक्वल है। बिलो द ऑप्टिमम पॉइंट आपका लॉन्ग रन मार्जिन कॉस्ट बिलो है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से, समझ आ रही है, बिलो है, नीचे की तरफ कर रहा है लॉन्ग रन मार्जिन कॉस्ट का, बी पॉइंट नीचे की तरफ है ए से, ठीक है। और आफ्टर द ऑप्टिमम पॉइंट लॉन्ग रन मार्जिन कॉस्ट कर्व में इंक्रीजिंग ट्रेंड स्टार्ट लेना है, सो दैट्स वाई डी पॉइंट अबव टू द ई पॉइंट। तो दिस इज लॉन्ग रन मार्जिन कॉस्ट कर्व एंड बोथ कर्व हैव यू शेप और फ्लैटर कर्व, और बोथ कर्व आर इनवेलप कर्व। वाई? बिकॉज ये शॉर्ट रन के कर्व्स को के मिनिमम पॉइंट को इंटरसेक्ट करने से बनता है। ये बेटा लॉन्ग रन कॉस्ट एनालिसिस, ये बेटा सारे मैंने आपको, ये उसकी इंटरप्रिटेशन है जो ये यहाँ भी मैंने लिख दी है और मैंने आपको वो समझा भी दी है, ठीक है। अब ये एक और बात याद रखिएगा कि ये फ्लैटर क्यों होते हैं, कि ये होते यू शेप के हैं बट मोर फ्लैटर देन शॉर्ट रन कर्व। वाई? बिकॉज इन द लॉन्ग रन बेटा फर्स्ट रीज़न क्या है कि क्यों फ्लैट होते हैं, एक तो इन द लॉन्ग रन आर वेरिएबल, फैक्टर्स आर वेरिएबल, कोई भी फिक्स्ड फैक्टर नहीं होता, दैट्स वाई ये मोर फ्लैटर इनवेलप होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये जब फॉलिंग ट्रेंड रखते हैं तो बहुत देर तक ये फॉलिंग ट्रेंड रखते हैं और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इनका राइजिंग ट्रेंड आता है। वाई? ड्यू टू रेट ऑफ रिटर्न की वजह से, कि बिलो द सी पॉइंट की इंक्रीजिंग रिटर्न पे काम करें और आफ्टर द डी पॉइंट की डिक्रीजिंग रिटर्न पे काम करें। इनका रिलेशनशिप आप देखें बेटा, जब आप देख रहे हैं कि LMC ये LAC फार कर रहा है, देखें वही रीज़न है, LAC फार कर रहा है, LMC भी फार कर रहा है, लेकिन किसका ट्रेंड देखें ज़्यादा फार है, LMC का। LMC का ट्रेंड ज़्यादा फॉर, LMC ज़्यादा तेज़ी, ज़्यादा रेस है LAC से, ठीक है। LMC मोर रेस देन LAC, ठीक है। और एट द ऑप्टिमम पॉइंट बोथ आर इक्वल, here at the optimum point minimum point both are equal, okay। और after the minimum point जब LAC राइज हो रहा है तो LMC भी राइज हो रहा है, लेकिन किसका ट्रेंड, कौन ज़्यादा ग्रेटर राइज हो रहा है? LMC इज मोर ग्रेटर राइज देन LAC। लुक, LMC मोर ग्रेटर राइज देन LAC, ठीक है। तो ये आपका इनका रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप दोनों का सेम ही है जैसे शॉर्ट रन का है, बस इनके कर्व जो होते हैं वो क्या है, फ्लैटर होते हैं और ज़्यादा। वाई? ड्यू टू आल फैक्टर्स आर वेरिएबल और नो फिक्स कॉस्ट इन दी लॉन्ग रन, और जो लॉन्ग रन में आप लोग रेट ऑफ रिटर्न के अंडर काम करते हैं, दैट्स वाई ये जो ज़्यादा तेज़ी से गिरते हैं और बहुत देर तक गिरने का ट्रेंड रखते हैं, फॉलिंग ट्रेंड रखते हैं एंड देन राइजिंग ट्रेंड रखते हैं, एंड एट द मिनिमम पॉइंट बोथ कॉस्ट आर इक्वल, LMC और LAC। याद रखिएगा, चाहे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट हो या लॉन्ग रन मार्जिन कॉस्ट हो, दोनों इंटरसेक्ट शॉर्ट रन कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट के इंटरसेक्ट से डिराइव किए जाते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें और ताकि आप लोग फ्यूचर में आने वाली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।